हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर्स ECS। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। 24 मई से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जिसमें हम लोगों के द्वारा हर रोज 10 प्रश्न MCQ, जो कि आपके द हिंदू एडिटोरियल या फिर द हिंदू के आर्टिकल, जो मेजर आर्टिकल है जिनसे प्रश्न उठ सकते हैं। देखिए, द हिंदू को पूरा तो घोटना नहीं है, हाँ एडिटोरियल पढ़ना है, लेकिन वो भी बहुत, अगर पाँच चार चार एडिटोरियल निकले हुए हैं तो उसमें एक एडिटोरियल जनरली इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो MCQ हैं, ये उन मेजर आर्टिकल से उठाए गए हैं जो लगता है कि इनसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ निकली है कि महाराष्ट्र में मैनग्रोव को लेके, तो अब उस न्यूज़ का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ मैनग्रोव इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैनग्रोव इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न 10 MCQ आपके सामने होंगे जो आपके मेजर आर्टिकल से उठाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबोध जायसवाल जी को CBI के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया, तो किस प्रकार से अपॉइंट किया गया ये वहाँ पे मेंशन है आर्टिकल में, उनसे प्रश्न उठाए हुए। तो 10 MCQ इस प्रकार के द हिंदू के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो जरूर पूरा देखिए। 26 मई 2021 का द हिंदू के मेजर आर्टिकल से MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संबंध में लिखा हुआ है, बताइए कौन सा कथन सही है CBI के बारे में। क्योंकि न्यूज़ निकली कि सुबोध जायसवाल जी को नया डायरेक्टर बनाया गया CBI का, तो इनको अपॉइंट करने के लिए किस कमेटी के द्वारा इनका मतलब रिकमेंडेशन की गई नियुक्ति के लिए, ये सब आपसे कभी कभी पूछ लेता है। जैसे CBI के बारे में लिखा हुआ है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक सांविधिक संस्था है। दूसरा, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, यह संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इसको भ्रष्टाचार को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया। तीसरा लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ CBI ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है CBI के डायरेक्टर को, किसकी रिकमेंडेशन पे किसकी अनुशंसा पे, 3 मेंबर कमेटी पे, जो 3 मेंबरों की समिति होती है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर खुद चेयरपर्सन होते हैं, जिसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का, विपक्ष का नेता होता है लोकसभा का, और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अथवा या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट CBI के संबंध में सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, ओनली 1 2 3 1 3 1 2 3। मेरे ख्याल से जो सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है वो है पहला। कई बच्चे CBI को स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ध्यान रखिए, CBI ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना तो संवैधानिक संस्था है, ना ही सांविधिक संस्था है। तो आप कहोगे सर फिर ये शक्ति कहाँ से पाता है, तो इसको शक्ति कहाँ से मिलती है CBI को शक्ति मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। शक्ति कहाँ से मिलती है CBI को, यहाँ से। अगला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन, एकदम सही स्टेटमेंट है। संथानम समिति की रिकमेंडेशन के बाद ही इसे एस्टेब्लिश किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट कि इस, अगर CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसकी नियुक्ति से पूर्व उसका रिकमेंडेशन 3 मेंबर की समिति देती है। उस 3 मेंबर की समिति में कौन कौन होते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होता है समिति का, दूसरा CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट का जज, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है उसका लीडर, इन 3 मेंबर की समिति में रहता है। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी 110% ट्रू है, लेकिन पहला गलत है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। आपके लिए क्वेश्चन, कमेंट करिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था CBI के अतिरिक्त, CBI के अलावा संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश की गई। संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश की गई कौन सी वो संस्था और है जिसे संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश किया गया। कमेंट करिए और आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट धमरा रिवर, धमरा नदी के संबंध में कौन सा कथन है। तो यास चक्रवात जैसे जैसे उड़ीसा कोस्ट पर हिट कर रहा है, वैसे लिखा था ओवर 13 लाख इवैक्यूएटेड एज यास रेसेस टुवर्ड्स उड़ीसा कोस्ट लाइन, तो 13 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया वहां से। तो इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे धमरा रिवर के बारे में कुछ मेंशन है, भितरकनिका के बारे में मेंशन है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि धमरा रिवर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि धमरा नदी कैसे बनती है, जब ब्राह्मणी रिवर और बैतरणी रिवर आके मिलती हैं, कन्फ्लुएंस करती हैं, तब धमरा रिवर बनती है। दूसरा लिखा है, गहिरमाथा सेंचुरी इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ रिवर विच इज नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रिडले सी टर्टल। ये जो ऑलिव रिडले सी टर्टल होते हैं, अगर आप देखेंगे इमेज डाल के गूगल पे, छोटे छोटे से टर्टल होते हैं, इनकी नेस्टिंग साइट है जिसका नाम है गहिरमथा सेंचुरी, ये इस रिवर के माउथ पर है। थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है,
भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य है, इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन दी धमरा, यहाँ पे धमरा कर लीजिए, इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन दी धमरा एस्चुरी। ये जो भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी धमरा एस्चुरी के पास ही लोकेटेड है। तो आपको बताना इनमें से कौन से कथन सही हैं। अगर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रही होगी ब्राह्मणी रिवर, आपको दिख रही होगी बैतरणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर, ये बैतरणी है, ये ब्राह्मणी रिवर है। इसके कॉन्फ्लुएंस में आके बन जाती है कौन सी रिवर, इसका नाम है धमरा रिवर। ठीक है, धमरा रिवर, ठीक है, धमरा रिवर, इसे कॉन्फ्लुएंस में आके बनती है धमरा रिवर। साथ में याद रखिए, ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, ये इसके निकट ही है धमरा रिवर के। साथ में गहिरमत्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके एस्चुरी पर ही है, गहिरमत्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके एस्चुरी पे है, इसको भी याद रखिए। इसके साथ में याद रखिए कि ये जो लाल कलर से आपको दिख रही है नेस्टिंग साइट है, इसकी ऑलिव रिडले सी टर्टल, इसकी नेस्टिंग साइट है। एक बार में कई सारे बच्चे फेच करता है ये ऑलिव रिडले सी टर्टल में नेस्टिंग साइट है, फेमस नेस्टिंग साइट है भारत की, तो इसको याद रखिए, इसको मत भूलिएगा। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि पहला स्टेटमेंट सही है कि ब्राह्मणी और बैतरणी रिवर की कॉन्फ्लुएंस में धमरा रिवर बनती है, एकदम सही। दूसरा, क्या इस नदी के पास में ही गहिरमत्ता सेंचुरी है, एकदम सही, अभी दिखाया पूरा डायग्राम में। तीसरा, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या इसके निकट लोकेटेड है, एस्चुरी के निकट है, एकदम सही। कहाँ पे है ये सब चीजें, कहाँ की बोल रहा हूँ मैं सारी चीजें, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये उड़ीसा स्टेट की बातें कर रहा है। ये देखो उड़ीसा, ये देखो दिख रहा है ना लाल लाल कलर से, उड़ीसा स्टेट की बातें करी जा रही हैं। तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है कल को आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में नदियां लगाने को बोल दे तो इस प्रकार से दे दे, बैतरणी, ध्यान रखना, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या। ठीक है, अगर पर्टिकुलर स्टेट के अंदर घुसेगा तो हो सकता है आपको नदियां लगाने को दे दे, तो बैतरणी के बाद ब्राह्मणी के बाद महानदी के बाद ऋषिकुल्या, उत्तर से दक्षिण में इन नदियों का क्रम याद रखिए। सही आंसर है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज क्या है, एक प्ली डाली गई जो कि कहा गया कि जिस प्रकार से नेग्लिजेंस हुआ है, लोगों की डेथ हो गई जिसके चलते, तो प्लीज 6 एक्स ग्रेशिया फॉर कोविड-19 पेशेंट डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस के चलते जो लोगों की डेथ हुई है कोविड-19 से, उसके लिए कंपनसेशन मांगने के लिए एक रिस्पॉन्स मांगा जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, कि आप रिस्पॉन्स दीजिए। द दिल्ली हाईकोर्ट ऑन ट्यूसडे सॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड दिल्ली गवर्नमेंट ऑन अ पिटीशन सीकिंग कंपनसेशन फॉर द पेरेंट्स एंड वाइफ ऑफ अ कोविड-19 पेशेंट जो कि मर गए नेग्लिजेंस के चलते। तो इसके लिए जवाब मांगा गया है। तो आपसे हो सकता है कल को पूछा जाए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संबंध में कौन से कथन सही है। ये क्वेश्चन लिखा है कि ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यह एक सांविधिक संस्था है, क्योंकि इसको इस एक्ट के अंतर्गत, इसका एक्ट का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि जो गृह मंत्री होते हैं, इंडियन होम मिनिस्टर होते हैं, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको आज के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में कोई भी डाउट हो खत्म हो जाना चाहिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ है किसके द्वारा, एक एक्ट के द्वारा। उस एक्ट का नाम क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। पहला स्टेटमेंट 100% ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट, इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो अध्यक्ष होता है वह प्राइम मिनिस्टर होता है, ना कि गृह मंत्री होता है। दूसरा स्टेटमेंट 100% रॉन्ग। सही आंसर क्या है, ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, रट्टा लगा लीजिए। ठीक, नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर। यूपीएससी 2016 क्वेश्चन। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसने एयर स्ट्राइक किया, चेयरपर्सन कौन, प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, चेयरमैन कौन, कमांड अथॉरिटी, चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर। ये सारी चीजें, और अब आपको पता लग गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगली न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए आईसीएमआर को, तो इसके बारे में, आईसीएमआर के बारे में कुछ कथन, जैसे इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस। ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस के अंतर्गत कार्य करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिखा है, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1911 व्हेन इट वॉज नोन एज, पहले इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से जानते थे क्या, क्वेश्चन मार्क।
इन 1949, जबकि 1949 में इसी इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन को ICMR का के द्वारा रीनेम कर दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट लिखा है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आपको बताना है कौन से कथन सही है, पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल से आपको आंसर याद आना चाहिए, नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट 100% ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट 100% ट्रू, तीसरा स्टेटमेंट 100% ट्रू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान से इसको पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा, समझ में आएगा क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आई इन द स्काई टू वॉच महाराष्ट्र मैंग्रोव। महाराष्ट्र मैंग्रोव के संबंध में कुछ क्वेश्चन, कुछ मतलब न्यूज निकली है। न्यूज पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंग्रोव के संबंध में आपको बताने कुछ स्टेटमेंट कि इनमें से कौन से कथन मैंग्रोव के संबंध में एकदम सही है। पहला स्टेटमेंट, मैंग्रोव एग्जिबिट विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन करने के लिए जो ये प्रजनन करने के लिए जो ये मोड लगाते हैं, मोड यूज करते हैं, उसका नाम है विविपेरिटी मोड, विविपेरिटी मोड। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है वेस्ट बंगाल हैज मोर देन 50% ऑफ इंडियाज मैंग्रोव कवर। जो भारत का टोटल मैंग्रोव कवर है उसका 50% तो वेस्ट बंगाल में। तीसरा स्टेटमेंट लिखा है दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेलोफाइट्स। इनका कहना है कि इनको हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। आपको बताना है कौन से कथन इनमें से सही है। तो वेस्ट बंगाल में टोटल मैंग्रोव का 50% है, ये स्टेटमेंट गलत है। 40 to 45% है, 50% तो नहीं है, नियर अबाउट तो मुझे भी डेटा नहीं याद। मैंग्रोव एक्सिबिट विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन करने के लिए विविपेरिटी मोड को फॉलो करते हैं, एकदम सही है। बीज इनका जब निकलता है तो वो बीज जब निकलेगा और वो जब जमीन में जाके गिर जाता है तो उसकी अपने आप पैदावार मतलब अपने आप बढ़ना शुरू कर देता है। विविपेरिटी मोड के द्वारा इसका ऐसा हो रहा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेलोफाइट्स, सही बात है। मैंने आपको इकोटोन जब पढ़ाया हुआ है तो मैंने आपको बताया है कि इकोटोन वो क्षेत्र होता है जहाँ पर दो इकोसिस्टम आके मिलते हैं। जैसे लैंड इकोसिस्टम आके जब एक्वेटिक इकोसिस्टम के साथ मिलता है तो यहाँ पे मैंग्रोव बनता है। ये इनको हेलो, यहाँ पे जो स्पीसीज होती हैं प्लांट की उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है क्योंकि वो सॉल्ट टॉलरेंस होती हैं। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो गया 2, 1 and 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला सही, तीसरा सही, दूसरा गलत। ठीक। विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, ओविपेरिटी क्या होता है, इसको मैं अलग से कंफर्म कर दूंगा, अलग से आपको पढ़ा दूंगा, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेनी है कि यार ये बच्चे देते हैं सीधे कि अंडे देते हैं। ठीक है, दो अगर आप मुझे कमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए ऐसे कौन से मैमल हैं, स्तनधारी हैं, जो एग लाई करते हैं, जो एग अंडे देते हैं, बच्चे सीधे पैदा नहीं करते। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ऐसे कौन से मैमल्स हैं जो एग देते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते। जबकि मैमल तो बच्चा देता सीधा, हम भी मैमल है, स्तनधारी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के दौरान नोटिस दिया गया हरियाणा यूपी गवर्नमेंट को। न्यूज तो ये है द हिंदू की। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसकी स्थापना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा हुई और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहला स्टेटमेंट, दोनों ही एक स्टेटमेंट दो चीजें लिखी हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है इसके चेयरमैन का, और ये जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन और मेंबर का, और ये जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं ये किसी की रिकमेंडेशन के बाद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो रिकमेंडेशन किसकी है? हाई पावर्ड कमेटी हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। एक समिति होती है जो कि जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, उसकी रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर को। दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। तीसरा लिखा है द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द NHRC आर अपॉइंटेड फॉर 5 years और टिल द एज ऑफ 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। जिसका कार्यकाल है चेयरपर्सन का और मेंबर का वो 5 साल और 70 साल है, ये लिखा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। ध्यान रखना, जो पहला स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक संस्था है। किसके अंतर्गत बनी है? सांविधिक, इसका मतलब किसी कानून के अंतर्गत बनी है। कौन सा कानून है? कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, एकदम सही है। चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, किसकी रिकमेंडेशन पर? एक समिति की रिकमेंडेशन पे। इस कमेटी का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ना कि होम मिनिस्टर। दूसरा स्टेटमेंट एकदम गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे अगर पीएम लिखा होता तो मजा आता। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि NHRC के चेयरपर्सन और मेंबर की जो टेन्योर होता है वह 5 साल और 70 साल होता है। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन संशोधन हुआ, संविधान संशोधन नहीं हुआ, लेकिन अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट के कारण अब इनकी जो एज हो गई है वो 3 ईयर और 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ये क्राइटेरिया को मॉडिफाई कर दिया गया। इसलिए सही स्टेटमेंट क्या हुआ? तीसरा भी गलत हो गया। ओनली वन इज द राइट आंसर, ओनली वन इज द राइट आंसर। आपका होमवर्क है, चाहे तो कमेंट कर दे, नहीं तो होमवर्क है। आपको खुद ढूंढना है कि ये जो NHRC के चेयरपर्सन और मेंबर को जो ये NHRC के चेयरपर्सन और मेंबर को जो बॉडी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे, तो वो रिकमेंड करने वाली कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं, ये आपका होमवर्क है कि आप ढूंढिए कौन से लोग होते हैं। मैंने आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है उस कमेटी को,
इसके बाद वहाँ पर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है। आपको ये कमेंट करके बताना है क्या ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर 100% होम मिनिस्टर ही होगा, होम मिनिस्टर ही होना चाहिए, या फिर वहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी मंत्री हो सकता है, कोई भी कैबिनेट मंत्री हो सकता है। इसके अलावा इस कमेटी में कौन है, स्पीकर है क्या, डिप्टी चेयरमैन है क्या, लीडर ऑफ बोथ दी हाउस है क्या, ये आपको खुद देखना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 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 अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा कल बेलारूस को लताड़ा गया। आज इसके लीडर ने एग्री कर लिया कि दे विल डोनेट 100 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ स्टेटमेंट जो पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये इट केम इनटू फोर्स आफ्टर द साइनिंग ऑफ द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी बाय मेंबर कंट्रीज। तो इस ट्रीटी के साइन करने के बाद ही ये यूरोपियन यूनियन फोर्स में आया, मतलब फाइनली इस्टेब्लिश हो गया, केम इनटू फोर्स, लागू हो गया। यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ ऑल द 27 मेंबर ऑफ द यूरो। तो जो यूरो है, ये जो करेंसी है, इनकी ऑफिशियल करेंसी है यूरोपियन यूनियन की। ये इनके सारे के सारे जो 27 देश हैं इस यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत, उन सारे 27 मेंबर का करेंसी है। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट 110% ट्रू, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कि जो यूरो ऑफिशियल करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, ये सारे 27 देशों की ऑफिशियल करेंसी नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन वाइज करेक्ट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत पहले। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्रू एवेक्यूटेड फ्रॉम बर्निंग शिप। श्रीलंका के द्वारा भारत से मदद मांगी गई कि वहाँ पे बर्निंग शिप जल रही है, उसमें उसके क्रू लोगों को निकाला जाए, तो भारत से मदद मांगी गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड वहाँ पे पहुंची है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के संबंध में कि आपको बताना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के संबंध में से कौन सा कथन सही है। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। पहला स्टेटमेंट तो ये लिखा हुआ कि ये ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड इज इन न्यू दिल्ली। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट हैज jurisdiction over the territorial water of India including contiguous zone and exclusive economic zone। ये जो इसका jurisdiction होता है, इसका jurisdiction होता है कहाँ पे, एक तो over the territorial water of the India including कौन से जोन है, दो, contiguous zone और exclusive economic zone EEZ। तो टेरिटोरियल जोन क्या होता है, टेरिटोरियल जोन इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, इसे हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल सी। ओह आगे चला गया, टेरिटोरियल सी। अगले 12 नॉटिकल माइल्स को हम लोग कहते हैं कंटिग्यूस जोन, ये दिख रहा होगा आपको। और 200 यहाँ से बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये यहाँ पे काम करता है और यहाँ पे भी इसका जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे भी इसका जुरिस्डिक्शन है, ये वो बोलना चला, इसलिए मैंने आपको दिखाया इसको। तो आप देख सकते हैं कि इसका सही स्टेटमेंट क्या है। सही स्टेटमेंट क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही, सॉरी, पहला स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत काम करता है, ये स्टेटमेंट एकदम सरासर गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है इंडियन कोस्ट गार्ड, याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट सरासर गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है इसका, सही स्टेटमेंट है 2 और 3, ऑप्शन 2 और 3 आता राइट आंसर। ठीक, बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि टेरिटोरियल जोन क्या होता है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल को हम लोग टेरिटोरियल सी कहते हैं। इसके अलावा बेस लाइन के मतलब इस जगह से जब आगे की अगला 12 नॉटिकल माइल को हम लोग कंटिन्यूअस जोन कहते हैं, जबकि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। कई बार जब आप सी का इंटीरियर पढ़ रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखाई दे रहा है, ये पढ़ा रहे हैं आपको। ये देखो ऐसे आए पहले, फिर ऐसे आ गए, फिर ऐसे आ गए, फिर ऐसे चले जा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी कहीं भी। आगे चल रहे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement regarding SEBI to appoint forensic auditor for listed firms। द हिंदू की न्यूज़ है, तो सेबी के बारे में आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established with the provisions of the Security and Exchange Board of India 1992। जो सेबी है इसकी स्थापना इस एक्ट के द्वारा हुई 1992 के द्वारा, और ये एक सांवैधिक संस्था है। याद रखिएगा, संवैधानिक नहीं है, सांवैधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब किसी एक्ट के अंतर्गत नहीं है। तो एक्ट का नाम क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन मुंबई। जो सेबी का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्टैब्लिश है। आपको बताना इनमें से कौन से कथन सही है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका आंसर याद आ गया होगा कि सेबी की स्थापना, सेबी जो कि एक सांविधिक संस्था है, जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और न्यायिक संस्था भी है, इसकी स्थापना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के द्वारा की गई। यह एक सांविधिक संस्था है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ क्या है। बच्चों ने बोला कि सर एक क्वेश्चन हमको दे दिया करिए
ताकि हम उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लें। तो कल से 11 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दिया करूंगा, लेकिन आज इस 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, या फिर मैं आंसर दे देता हूँ। मैंने कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे, उनका आंसर आप खुद दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैशाख, द डे कमेमोरेट्स बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन बताना है कि वैशाख के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आज छुट्टी हुई कई लोगों की। वैशाख फॉल्स ऑन द फुल मून डे, पूर्णिमा ऑफ द मंथ वैशाख। वैशाख, तो इस दिन ये वैशाख पड़ता है जब फुल मून डे, पूर्णिमा होती है, इसी दिन कहते हैं पूर्णिमा। फुल मून डे, पूरा चांद निकलेगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन वैशाख के संबंध में एकदम सही है। तो ये दोनों ही कथन सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वैशाख जो इनकी फिलॉसफी, इसके अनुसार बुद्ध का जन्म, इनको संबोधि की प्राप्ति और इनकी मृत्यु एक ही दिन हुई, ऐसा इनका मानना है, इनकी फिलॉसफी कहती है। तो याद रखिएगा, ये जो बर्थ है, इसका सिंबल, जो बुद्ध के बर्थ का सिंबल है वो लोटस है। ठीक है, लोटस एंड साण, बुल। ठीक है, बुल पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ठीक, एनलाइटनमेंट, संबोधि का सिंबल क्या है? संबोधि का सिंबल है पीपल का वृक्ष, पीपल वृक्ष। ठीक, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक, इनके डेथ का सिंबल क्या है? स्तूप। ठीक है, इनके महाभिनिष्क्रमण या महाभीमिश्रमण, ग्रह त्याग की घटना जिसे हम लोग कहते हैं, इस महाभीमिश या भिनिष्क्रमण की सिंबल क्या है? घोड़ा, जिसपे बैठ के भागे वो घोड़ा। ठीक, पहला जब उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया, पहला उपदेश दिया, उसके सिंबल क्या है? चक्र, चक्रम या चक्र। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुद्ध के बारे में, याद रखिए। महापरिनिर्माण क्या होता है? शरीर त्याग देना, मृत्यु हो गई। ठीक, निर्वाण क्या होता है? निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है कि ब्लिस, जो भी सुख है उससे मुक्त, मतलब उससे पूर्ण रूप से उन्हें पता लग गया कि सत्य क्या है, सच सच क्या है। तभी उन्हें संबोधि की प्राप्ति जब हुई, संबोधि 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 समबोधि, बोधि की प्राप्ति करने वाले को बुद्ध कहा गया। शायद आपको पता होना चाहिए, ये बचपन में इनको बोला जाता था सिद्धार्थ, क्योंकि इनके पिता को लगता था कि इनके पैदा होने से उनके सारे अर्थ सिद्ध हो गए, तो इनका नाम रख दिया सिद्धार्थ। ठीक, माता का नाम महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, याद रखिएगा, भूलिएगा मत इसको। महाप्रजापति गौतमी, ये उनकी माता मतलब फॉस्टर मदर है, फॉस्टर मौसी है। ठीक, फॉस्टर मदर है। इस कारण से सिद्धार्थ को गौतम भी कहा गया, गौतम भी कहा गया, गौतम भी कहा गया। ठीक, जबकि असली माता का नाम है महामाया, ओरिजिनल मदर इनकी महामाया। पिता है शुद्धोधन। इन सब चीजों को याद रखिए, बेसिक पॉइंट है, पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी देर तक इसको सुना। बहुत छोटा वीडियो है, पूरा सुनिए। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है प्रियांशु दुबे, जब आप वहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मेरी फोटो बन के आ जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पीडीएफ, इसका पीडीएफ भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा, इन 10 क्वेश्चन का पीडीएफ, और इनका आप खुद पीडीएफ में डाल दूंगा, आप इसको खुद देख सकते हैं, आंसर खुद अपने पेपर में कॉपी में ले सकते हैं, या फिर जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है उसको खुद ले सकते हैं आप। तो ये टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन करिए ताकि आपको फायदा हो। डेली बेसिस पे रोज 10 MCQ जो कि हिंदू के मेजर आर्टिकल से रिलेटेड है वो आते हैं सुबह के समय, और शाम के समय में 10 MCQ GS रिलेटेड आएंगे। अब एक नई सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जहाँ पर चैप्टर वाइज आपको पॉलिटी करवाऊंगा मैं, जो कि चैप्टर वाइज का मतलब जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहला चैप्टर है, तो उससे संबंधित 10 प्रश्न। ठीक, उसके बाद सेकंड चैप्टर पे पहुंचेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ से भारत ने किन किन देशों से क्या क्या उठाया, उस पर सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे सारे। इस प्रकार से MCQ बेस्ड चैप्टर सॉल्व हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।